इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी जो रजीम इन पावर है, हुकूमत में है, वो एक्सपेक्ट की जा रही है कि वो मोदी जी साहब की तरफ प्यार का हाथ बढ़ाएंगे। हालांकि कई और मसाइल आ चुके हैं अगले दिन जो कश्मीर में हुआ है, उसके कई क्वेश्चन जो है इस वक्त उठ रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये इट्स नॉट, स्टेट हैज नथिंग टू डू विद इट। क्योंकि मैं स्टेट के साथ पाकिस्तान को भी मुसलसल स्टडी करता हूँ, वॉच करता हूँ सिचुएशन को। देखें, एलिमेंट हैं, पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का जो है वो विक्टिम है, चाहे वो किसी तरफ से भी हो। आप टीटीपी देख लें, दूसरे और बलूचिस्तान में आप देख लें, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई स्टेट स्पॉन्सर एलिमेंट होगा जो कश्मीर में हुआ है, बल्कि माई हार्ट गोज फॉर द विक्टिम्स। मैं बल्कि कल परसों से दोस्तों से कह रहा था, आए मिलकर दुआ करें। जो 10 लोग मारे गए हैं वो किसी के बच्चे हैं, किसी के बाप हैं। 10 माओं के लड़के मारे गए हैं, उनके लिए दुआ करें। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी चाहिए कि यकीन दिलाएं भारत को कि इट्स नॉट स्टेट स्पॉन्सर्ड। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं मोदी साहब को मुबारकबाद तो देना चाहूंगा। तब से मैं प्रोग्राम नहीं कर सका आपके साथ। एक दो दफा मुझे मौका मिला भारत के कुछ चैनल्स पे बात करने का। मोदी साहब ना सिर्फ भारत के लिए जरूरी थे, इस रीजन के लिए जरूरी थे। इस रीजन की स्टेबिलिटी और इस रीजन के अंदर जो भारत का मुकाम मोदी साहब के दौर में बना है, उसके लिए जरूरी था कि ये एक प्रोसेस है वो जारी रहता। यहाँ पे अगर बीजेपी इलेक्शन हारने से मुराद मैं ये नहीं कहता कि अगर वो गवर्नमेंट बनाने के काबिल ना होती और 10 पार्टियां मिलकर गवर्नमेंट बनाती तो भारत आगे जाने के बजाय 20 साल पीछे चला जाना था। और उसमें जो एक प्रोसेस प्रॉस्पेरिटी इस रीजन में आई थी, स्टेबिलिटी आई थी, वो दाव पे लग जानी थी। मैं इस पे समझता हूं कि मोदी साहब वाज की इंपॉर्टेंट पर्सन टू प्ले अ रोल। जिस तरह कहते हैं मोदी जी 3.0 आ चुका है। ना सिर्फ उन्होंने ओथ ले लिया है, उनकी कैबिनेट ने ओथ ले लिया है। मैं बड़े तफसील से लोगों के नाम देख रहा था, उसमें बड़े बड़े स्ट्रांग लोग हैं उसमें। उसमें पंजाब से मेरे खासकर मेरी फीलिंग्स, पंजाब में मेरे बहुत भाईचारा है इंडियन पंजाब में, तो मेरे वहाँ दोस्त कई थे वहाँ पे। और बीजेपी की तरफ से इलेक्शन भी लड़ रहे थे, उनको भी मैं बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा था, मॉनिटर कर रहा था। इंदौर जो मेरा शहर है खासकर, वहां से एक हिस्टोरिकल मोमेंट हुआ है। 2 लाख से लोगों ने, जो कांग्रेस के कहने पे नाडा, जो कि कहते हैं किसी का साइन नहीं करते, वो अपने नाम लिख के या पता नहीं किस तरह करके उन्होंने कर दिया, वो बहुत बड़ी खबर थी। और बड़े बड़े नाम चेंज हुए, बड़ा जो कई इंक्लूसिव, जो कई नए आए और जो कई इलेक्शन हार गए। लेकिन एक चीज मैं जरूर मुबारकबाद दूंगा, पूरे भारत को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आज भारत की जमहूरियत जो है वो दुनिया की मजबूत तरीन जमहूरियत है। ये उसकी मिसाल, इसमें कोई शक नहीं। जो अपोजिशन और जो कुछ लिबरल मीडिया की जो आवाजें उड़ाते थे कि मोदी इलेक्टेड वोटिंग मशीन्स और ये और वो, मैं समझता हूं कि इस वक्त अमेरिका से ज्यादा भारत की जमहूरियत स्ट्रांग नजर आ रही है। इसकी मुझे सबसे ज्यादा खुशी है कि जो एक प्रोसेस है, चाहे हम 76 से हम अलग हुए हैं, लेकिन हमारे पड़ोस में हमारे भाई जो हैं वो एक जमहूरियत को दे आर एंजॉयिंग इट, मैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा। और अगर जमहूरियत है वहां पे तो उनका फ्यूचर है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि उनकी आवाजें सुनी जा रही हैं, उनके मसाइल जो हैं वो अपनी असली जगह पे पहुंच रहे हैं। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो उनकी मर्जी के मुताबिक आगे बिहेव करेगी, चाहे जिस तरह भी हो। यूपी के अंदर चेंजेस आई हैं और कई चेंजेस आई हैं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। मेरे ख्याल में सेलिब्रेट करना चाहिए पूरे रीजन को कि जमहूरियत, डेमोक्रेसी स्ट्रांग इन इंडिया। एक तो मेरी ये फीलिंग्स थी, मैं चाह रहा था इस पर बात करूं। दूसरा, कई लोग बात करते हैं, जो मीडिया देखें जितने मुंह उतनी बातें। कुछ लोग कहते हैं अब गाड़ी के 3 ड्राइवर होंगे, मैं नहीं इस पे मानता। 2 उनके पास कैबिनेट की सीटें दी गई हैं, 1 सीट दी गई है। ज्यादातर कैबिनेट मेंबर जो है वो बीजेपी के ही होंगे। और उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि एग्जिट पोल जो है उसका होना फेल हो गया है। भारत की डेमोक्रेसी इतनी मैच्योर नहीं है जितनी अमेरिका की है। मैं इस पे डिसएग्री करूंगा। एग्जिट पोल को एक पैमाना नहीं समझना चाहिए जमहूरियत को नापने के लिए। उसकी वजह यह है, इस वक्त अगर देखा जाए तो एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, उसके ऊपर 90 से ज्यादा केसेस हैं। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूं। आपने देख लिया होगा कि हमारे जो सिटिंग प्रेसिडेंट है और जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है बाइडेन,
ان کی حالت آپ نے دیکھ ہی رہی ہوگی. ڈی ڈے پہ آپ گئے تھے فرانس اور انہوں نے پیمپر میں ہی پیشاب کر دیا ہے اور اس کو مسلسل ہمارا میڈیا ڈینائی کر رہا ہے. اور یہ ان کے حالات ہیں اس وقت. الاعلان ہر بچہ جانتا ہے امریکہ کا کہ براک حسین اوباما امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کو پچھلے 12 سال سے چلا رہے ہیں. آج بات کسی سے میں کر رہا تھا آج صبح, کیونکہ میں خود ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, تو کسی نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. میں نے اس سے ڈینائی کیا. ڈس ایگریمنٹ کی بات یہ ہے کہ جو خواب انہوں نے اوباما نے اس وقت قوم کے بچوں کو دے دیا ہے ٹو ہیٹ امریکہ, بجائے آگے جانے کے ان کو سلیوری پہ روک کر دیا ہے, ان کو لیگلائز ویڈ کر کے دے دیا ہے, اور ساتھ یہ کہہ دیا ہے کہ میتھ نہیں پڑھنا, میتھ از ریسسٹ. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آ کے 4 سال میں وہ مائنڈ سیٹ کس طرح چینج کر لیں گے؟ اور دوسرا, جو کچھ جتنے ایکٹیوسٹ, دکھ والی بات یہ ہے کہ یہ سیاست کے اندر ایکٹیوسٹ کا آ کے لیڈ کرنا کیا کام ہے. میں آپ کے دیکھنے والوں کو یہ کہوں گا کہ وہ ذرا چیک کریں کہ ٹونی بلکن کون ہے. ٹونی بلکن از ناٹ اے پالیٹیشین, ایکٹیوسٹ ہے. تو اسی طرح کے ایکٹیوسٹ براک حسین اوباما صاحب نے ڈپارٹمنٹ آف جسٹس, ایف بی آئی, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, CIA کے اندر پلانٹ کر دیے پچھلے 12 سال سے. وہ کر رہے ہیں مسلسل. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس کا کیا کر لیں گے 4 سال میں؟ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. قوم جو ہے وہ تولیہ پھینک چکی ہے. دے ہیو ڈراپ دا ٹاول. وہ آگے جانا نہیں چاہتی. وہ سلیوری کے اوپر رک چکی ہے. واشنگٹن DC کے اندر بہت بڑا ایک مانیومنٹ ہے جیفرسن میموریل, اس کو گرانے کی ایک موومنٹ شروع ہو چکی ہے. جارج واشنگٹن جس کو کہا جاتا تھا کہ امریکہ کا فادر ہے, اس کو اس وقت وائٹ لبرل اور بلیکس جو ہیں اس کو فادر آف دا نیشن کہنے سے انکاری ہیں. وہ کہتے ہیں ہی واز اے سلیو اونر, حالانکہ اس وقت ہر دوسرا گورا سلیو اونر تھا. بلکہ اگر ہسٹری دیکھی جائے تو یہاں پہ کئی افریقن امریکن کالے بھی تھے جو سلیو اونر تھے. اس وقت کا ٹریڈ تھا. سلیوری آج بھی افریقہ اور دوسرے ممالک میں چل رہی ہے. لیکن براک اوباما جو مائنڈ سیٹ اس وقت دے چکے ہیں لوگوں کو, وہ لوگ اس کے اوپر جو ہے رک چکے ہیں. they won't be able to move forward. میں مسلسل اپنے بلاگز میں یہ بات کرتا ہوں. آج واشنگٹن DC سے اگر بھارتی ٹیکنوکریٹس نکال دیے جائیں تو ایک دن کے اندر امریکہ بینکرپٹ ہو جائے گا. وہ ٹیکنوکریٹ کون ہے؟ وہ اجے بنگا ہیں, وہ مائکروسافٹ والے ہیں, وہ گوگل والے ہیں, وہ فیڈیکس والے ہیں. ہر بڑی کمپنی کا CEO جو ہے بھارتی ہے. بلکہ یہاں پہ ایک آج کل یہ کہا جاتا ہے اوپنلی کہ اگر بھارتی CEO نہیں ہوگا تو یہ کارپوریشنز نہیں چل پائیں گے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کا فیوچر جو ہے is relying on somebody else. They cannot move forward. دکھ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے 36 سال 36 years اپنی کشتیاں جلا کر آیا تھا اور اپنی آنکھوں کے سامنے اس ساری بربادی دیکھ رہا ہوں. میں گھر سے نکلتا ہوں, آرزو سارا دن مروانہ کی ویڈ کی سمیل آتی ہے, چاہے وہ ہائی وے ہو, چاہے ایئرپورٹ ہو, چاہے کہیں بھی ہو. جہاز ان کے دروازے کھل رہے ہیں, گرتے پھر رہے ہیں, ٹرینیں ان کی روک رہی ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. ورک فرام ہوم آج تک چل رہا ہے. آج تک فیڈرل ڈپارٹمنٹ کے کئی ایسے فیڈرل آفیسز ہیں جہاں ان کے آفیسز بند ہیں اور سارے کے سارے امپلائی آج بھی گھر سے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. بلکہ نیا ٹرینڈ ہے کہ اگر ان کو کہا جائے کہ دفتروں میں واپس آئیں تو وہ کہتے ہیں یو آر ریسسٹ, ہمیں گھر سے کام کرنا ہے. اور گھر سے کام نہیں ہوتا یہ ساری دنیا. بالکل. لیکن اس میں دیکھیں اس وقت اگر دیکھا جائے تو امریکہ کی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ جو ہے رشیا اور چائنا کا الائنس ہے. اور وہ الائنس اسٹرانگ ہے. وہ اپنا نیا فائنینشیل سسٹم بنانے کی تیاریاں کر رہے ہیں. کر لیں گے تو یہ ختم ہو جائیں گے, ڈالر سڑکوں پہ اڑیں گے. برکس جو ہے وہ اپنی کرنسی بنانے کے لیے تیار ہے. وہ بنا لیا تو یہ اٹھتے پھریں گے, ان کے حالات خراب ہو جائیں گے. دوسرا جو پہلے سنا جاتا تھا پیٹرو ڈالر, کیونکہ ڈالر کی ٹریڈ, آئل کی ٹریڈ ساری ڈالر میں ہوتی تھی. اب وہ پیٹرو یوان کے نعرے لگ رہے ہیں. پہلے جہاں کیمپ ڈیوڈ کے اندر کانٹریکٹ ہوتے تھے اب وہ بیجنگ میں ہو رہے ہیں. اس کی مثال سعودی عربیہ اور ایران کی ہے. اس کے بعد دیکھا جائے تو اس وقت حماس اور حزب اللہ یہ بھی جا کے ملاقاتیں بیجنگ میں کر رہے ہیں. اور یہاں پہ نہ اوباما صاحب کو پریشان ہے, اور بائیڈن صاحب کا تو میں نے بتایا ہے کہ وہ اگلے دن سٹیج پہ چڑھے DD پہ فرانس میں, تو انہوں نے اپنے پیمپر کے اندر ہی پیشاب کر دیا. ان کے تو حالات ہی ہیں. تو دیکھیں اب آنے والے دن کیا لے کر آتے ہیں. اس میں ایک چیز ہے, انڈیا اسٹرانگ, انڈیا ول رائز مور اسٹرانگر. مودی صاحب آئے ہیں, وہ انڈیا کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جانے کی تیاری پہلے ہی کر رہے تھے, بلکہ وہ 2027 2047 تک سوچ رہے ہیں.
ही इज नेशनलिस्ट एंड आई एम ग्लैड कि ही इज इन पावर अगेन। मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहूंगा और हर किसी जो हमारे भारतीय दोस्त ने वोट डाला है, अब मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आपकी वजह से जमहूरियत स्ट्रांग है उस रीजन के अंदर। काश मैं जहां आप बैठी हैं, जहां जो मेरा मादरे मुल्क मेरी मादरे मिल्लत है, वहां पे भी इसी तरह की जमहूरियत हो। मैं बल्कि ना सिर्फ मोदी साहब को, मैं राहुल गांधी को भी देखें, 3000 किलोमीटर वो पैदल चले जो उन्होंने जो वॉक की थी। कोई पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा लीडर है मौजूद जो 3000 किलोमीटर पैदल चल के देहातों में जाके उनके मसाइल को सुनने की ताकत रखता हो? हमारे ब्रिटिश एजेंट हैं, हमारे जितने इस फॉरेन रोलर हैं, वो लंदन से आते हैं, सोच भी नहीं सकते एयर कंडीशन कमरों से बाहर निकल सके। पाकिस्तान के 3 बार के प्रधानमंत्री रहे नवाज शरीफ ने पीएम नरेंद्र मोदी को तीसरी बार शपथ के लिए बधाई दी है। तो भारतीय प्रधानमंत्री ने पाकिस्तानी नेता को ये साफ कर दिया कि भारत के लिए पहले नागरिकों की सुरक्षा है। वैसे तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई संदेश भेजा था, लेकिन उनके बड़े भाई नवाज शरीफ के संदेश में गर्माहट ज्यादा थी। पीएमएनएल मुखिया नवाज शरीफ ने एक्स पर लिखा, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर मोदी जी को मेरी हार्दिक बधाई। हाल के चुनाव में आपकी पार्टी की सफलता आपके नेतृत्व में लोगों के विश्वास को दिखाती है। इसके साथ ही उन्होंने भारत से दोस्ती की पहल भी की। पीएम नरेंद्र मोदी ने लिखा, भारत के लोग हमेशा शांति और सुरक्षा तथा प्रगतिशील विचारों के पक्षधर रहे हैं। हमारे लोगों की भलाई और सुरक्षा को आगे बढ़ाना हमेशा हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। पीएम मोदी का ये संदेश साफ बताता है कि मोदी 3.0 में भी भारत का रुख यही रहने वाला है कि पाकिस्तान को अगर भारत से दोस्ती करनी है तो उससे पहले आतंकवाद और आतंकवादियों को पालना बंद करना होगा। नवाज शरीफ के पीएम मोदी को संदेश दिए जाने के बाद पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। नवाज के समर्थकों ने इसे एक राजनेता वाला कदम बताया, तो अन्य ने मौजूदा जमीनी हकीकत को नजरअंदाज करने के लिए उनकी आलोचना की। इसके पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने संक्षिप्त में लिखा, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए बधाई। इसके जवाब में पीएम मोदी ने भी सामान्य धन्यवाद दिया था।